को और आज जो आप चैप्टर जो देखने वाले हैं मेरे इस चैनल में मेरे साथ वो होने वाला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ये चैप्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगर आप बोर्ड्स के लिए देख रहे हो और अगर आप नीट के लिए देख रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हर एक पैराग्राफ के पहले जस्ट एक समरी दूंगी, फिर वो पैराग्राफ एनसीईआरटी से लीड करवाऊंगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स क्या क्या होंगे। पॉपुलेशन टॉपिक होंगे, ये जो टॉपिक आपको दिया है पॉपुलेशन मेन है। ऑर्गेनिजम्स एनसीईआरटी से हटा दिया गया, जो न्यू एनसीईआरटी है 2024 टू 2025 की एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम रीड करते हैं आज जो इंट्रोडक्शन दी गई है। आर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंग, डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे समझ सकते हैं, हम इसको डिफरेंट लेवल्स पे इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तब लाइक मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, कितने ही लेवल्स हैं उसमें अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो ये हमारा जो वर्ल्ड है ना वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो आप लोगों को नहीं पता तो जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है वो इकोलॉजी के अंदर आता है। जो इकोलॉजी होती है वो हमारे होम की स्टडी के, ये हमारे इंटरेक्शंस के, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसकी स्टडी होती है। ठीक है, एक एरिया में रहने वाले जितने भी होते हैं, और लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजेशन की कैसे होती है किसके अंदर, इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है, आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एक एटम बनता है। उस एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल से एक बायोमॉलिक्यूल बनता है, बायोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनालिस, ऑर्गेनालिस से सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स, जो कि हम बिगिनिंग ऑफ इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम से बायोम और बायोम से बायोस्फीयर। देखो कितना लंबा ही ये साइकिल है कि साइकिल चलता रहता है और हम एक इकोसिस्टम, एक पूरा एक बायोस्फीयर बनाता है ये साइकिल। मतलब एक एटम्स और प्रोटॉन्स कहाँ इतने छोटे जो हम देख भी नहीं सकते, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स इतना बड़ा एक चीज़ बना देते हैं। ठीक है, सो वही आज हम इस अमेजिंग चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो किसी भी लेवल के अंदर अगर हमें झांकना हो तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जांपल, हम एक बुलबुल को एक बर्ड है जिसका नाम है बुलबुल। अगर आपको नहीं पता हो तो बुलबुल एक बर्ड होती है। ठीक है, वो सिंग कर रही है हमारे गार्डन में। सपोज आपके गार्डन में एक बर्ड आ रही है और वो सिंग कर रही है, और आपके मन में आ रहा है कि ये जो बर्ड है वो सिंग कैसे कर रही है, हाउ, और ये बर्ड क्यों सिंग कर रही है, वाई। ठीक है, हाउ टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या है, क्यों सिंग कर रही है, ताकि ये मैकेनिज्म, मतलब वाई टाइप क्वेश्चंस और हाउ टाइप क्वेश्चंस, हम दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्यों सिंग करी है तो इसका आंसर होगा कि कैसे, हाउ मतलब कैसे सिंग करी है, तो इसका आंसर हमारे पास सिंपली ये होगा कि हो सकता है कि उसके, मतलब हो नहीं सकता, मैं वाई टाइप का आंसर देने वाली लग पड़ी थी मतलब। ठीक है, हाउ टाइप का क्या मतलब होगा कि आप कैसे, ये बुलबुल कैसे सिंग करे, तो उसकी वॉइस बॉक्स के कारण वो सिंग कर पा रही है, उसका वॉइस बॉक्स वाइब्रेट कर रहा होगा इसके कारण वो सिंग कर पा रही। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हो सकता है क्यों सिंग कर रही है, हो सकता है अपने मेट को इसको बुलाना हो, इसलिए कम्युनिकेट करना हो किसी के साथ, तभी सिंग कर रही है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं नेचर अराउंड यू विद द साइंटिफिक फ्रेम ऑफ योर माइंड ऑफ यू विल सर्टनली कम अप विद मैनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप। जब आप अपने दिमाग को एक हिसाब से साइंटिफिक तरीके से सोचने की कोशिश करो तो ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में बहुत सारे आएंगे। ठीक है, वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली वाइट, कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स का क्वेश्चन है कि क्यों वाइट क्यों होते हैं,
क्यों एक बी, ठीक है, कि बी को पता होता है, एक मक्खी को पता होता है, मधुमक्खी को, कि कौन से फ्लावर के अंदर नेक्टर है, ठीक है, कैसे पता होता है, ठीक है, क्यों कैक्टस के पास कांटे होते हैं, ठीक है, कैसे एक चिक जो है वो अपना अपना जैसे ही उसका अंडा फूटता है तो उसको अपनी मम्मी की पहचान हो जाती है। सो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। आपने पहले ही प्रीवियस चैप्टर्स में थोड़ी इकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के तौर में पढ़ा हुआ है, which studies the interaction among organisms and between the organism and its physical and abiotic environment. So ecology क्या है, is basically ये क्या, इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न विद फोर लेवल के साथ इकोलॉजी क्या होती है, कंसर्न होती है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ और बायोम्स। इन दिस चैप्टर हम इकोलॉजी को पढ़ेंगे पॉपुलेशन लेवल पे, ठीक है। सो पॉपुलेशन के बारे में आप क्या जानते हो, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे हम कहते हैं पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन है, इंडिया के लोग इकट्ठे हुए, इंडिया की पॉपुलेशन होगी, अमेरिका की पॉपुलेशन होगी, एनिमल्स की पॉपुलेशन होगी, प्लांट्स की पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उसी के अंदर टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। स्पीशीज़ क्या होता है, अब स्पीशीज़ होता है लाइक मैंने बोला ना कि सेम स्पीशीज़ के लोग, स्पीशीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर टू फॉर्म अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज़ का मतलब होता है ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके, उसे कहते हैं स्पीशीज़, ठीक है। ये टर्म रिलेटेड होती है स्पीशीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होती है ये टर्म, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, मतलब आपने बोला कि स्पीशीज़ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ होती है, तो इट मीन्स दैट ग्रुप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि आपने बोल दिया कि स्पीशीज सेक्सुअल के साथ होती है, सॉरी, लिंक्ड होती है, तो इट मीन्स दैट एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कंसिडर नहीं होते पॉपुलेशन में, होते हैं पॉपुलेशन में, वो भी होते हैं, लाइक क्लमाइडोमोनास एक पॉन्ड में, ठीक है। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज। ये नहीं है कि हम एक ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़, मतलब एक हम बड़े इलाके में जाए उसमें हमें सिर्फ स्पीशीज़ का एक ही या दो ही मिले, हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है, कोई भी आइसोलेट नहीं होता एक जगह दूसरे, लाइक एक पेड़ अकेला नहीं होता बायोस्फीयर में, उसके आसपास चिड़िया, कबूतर, काफ़ी सब कुछ होता है, तो मतलब एक चीज़, कोई भी एक स्पीशीज़ आइसोलेटेड नहीं रहती है इस नेचर में। जैसे ह्यूमन को एक प्लांट की ज़रूरत है, प्लांट को भी आगे किसी माइक्रोब की ज़रूरत है, ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है। सबसे पहली ही लाइन आप एनसीईआरटी की पढ़ो तो यही है कि नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल क्या हो रहा है ये सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज़, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा कम ही ऐसा होता है कि हम किसी एक स्पीशीज़ को अकेला कहीं जगह पाएँ। Majority of them live in groups as well as in defined geographical areas, share or compete for a similar sources, potential interbreed and thus constitute a population. Although the term interbreeding implies sexual reproduction, हमने कह दिया स्पीशीज़ क्या होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, इसका मतलब होता है स्पीशीज़ कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है, पर ऐसा नहीं है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको भी हम पॉपुलेशन में कंसीडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़। All the cormorants in a wetland, rats in the abundant dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a cultural plate, lotus plant in a pond are some example of the population. आपने पहले चैप्टर में you have studies that although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, ठीक है, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits. इकोलॉजी वाला, हाँ, अब देखो
अब पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब पॉपुलेशन की इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स इकोलॉजी और एवोल्यूशन का मतलब मिला के। एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स, द करेक्टर्स और फीचर्स दैट इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव। इसके हिसाब से सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव फिटनेस के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी चेक होती है। ठीक है, अब पॉपुलेशन के पास एक सर्टन एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप सुन लो, आंखें बंद करके आप सुन सकते हो इसको ध्यान से। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है, के पास एक सर्टन एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। एक पॉपुलेशन के पास ही उसका एट्रीब्यूट हो सकते हैं, पर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास उसके एट्रीब्यूट्स नहीं होते। ठीक है, इन अ पॉपुलेशन डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, 4 मेजर एट्रीब्यूट्स। सॉरी, मैंने आपको क्या बोला, एक पॉपुलेशन के पास ही एक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट्स होते क्या है आपको समझ आ जाएगा। एट्रीब्यूट्स मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और एज पिरामिड। यही तो रेट हो सकता है, किसी पॉपुलेशन का ही रेट हो सकता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का रेट नहीं हो सकता। ठीक है, पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास उसका मतलब वो एक इंडिविजुअल जन्म ले सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, बट उसका कोई रेट नहीं होता। बट अ पॉपुलेशन के पास बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है। इन अ पॉपुलेशन दिस रेट्स रेफर टू पर कैपिटा, मतलब एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर कितनी डेथ होती है, कितने बर्थ होते हैं, रेट हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन द नंबर, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुए विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से पता किए जाते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब इंक्रीज ऑफ न्यू इंडिविजुअल ओल्ड एंड, ठीक है, एक 1000 पर्सन में से अगर 10 बंदों ने जन्म लिया है तो 10/1000 करके आप पता कर सकते हो, मतलब 1% जनता ऐड हुई है। ठीक है, अगर एक लैब में 40 ड्रोसोफिलिया हैं, ठीक है, उसमें 4 ड्रोसोफिलिया ऐड हुए हैं, तो बर्थ पर कैपिटा कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब 4/40 करके कट करके 1/10 इंटू 100 करके 10% जनता ड्रोसोफिलिया की ऐड हुई है। ठीक है, एक पॉन्ड है उसके अंदर 80 लोटस हैं, उसमें से 16 लोटस की डेथ हो गई है, तो उसमें से आप कैलकुलेट करके बस बता सकते हो कि 20% डाई हुए, 20% लोटस की डेथ हुई है। ठीक है, यही सब कुछ हमें दिया गया है। पॉन्ड के अंदर 20 लोटस प्लांट है, लास्ट ईयर थे। ठीक है, 8 रिप्रोडक्शन करके न्यू प्लांट्स ऐड हुए हैं। करंट पॉपुलेशन 228 हो गई है, तो कितने ऐड हुए हैं, 8/20 0.4। अगर उसको हम परसेंटेज में कर रहे हैं तो इट विल बी लाइक 0.4 इंटू 100, दैट विल बाई 40%। 40% ऐड हुए हैं हमारे क्या लोटस। ठीक है, अगर 4 इंडिविजुअल एक लेबोरेटरी पॉपुलेशन, अगर 40 फ्रूट फ्लाइज, क्या लिखा है, इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइज, अगर 40 फ्रूट फ्लाइज में से 4 फ्रूट फ्लाइज मर गई हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा, 4/40, तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक डाई हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप परसेंटेज में करेंगे तो 0.1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10% डैट। ठीक है, और अगला जो आता है डैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का क्या मतलब होता है कि कितने मेल और फीमेल एक पॉपुलेशन के अंदर है। 100 इंडिविजुअल्स है, उसमें से 650 अगर गर्ल्स मानूँ, अगर मैं 350 बॉयज़ मानूँ, तो 65% हमारी गर्ल्स हो जाएंगी, 35% अपने बॉयज़ हो जाएंगे। आप अब स्कूल में भी देखते होते हो ना कि हाँ ये मेरी क्लास में 40% है, 40 में से सपोज़ मेरी 20 गर्ल्स है, 20 ही बॉयज़ हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 50-50% हो जाएंगे। ऐसे आप स्कूल में भी करते हो, तो वैसे ही सेक्स रेशियो होता है। ठीक है, सेक्स रेशियो एक नॉर्मल थिंग है, आपको पता है सेक्स रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक बार मैं भी फिर भी बता देती हूँ। पर जो आपका एज पिरामिड होगा ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंसेप्शनल नॉलेज लगेगी। अनदर एट्रीब्यूट कंट्रीब्यूटिंग इज द पॉपुलेशन इज द सेक्स रेशियो। एंड या तो एक इंडिविजुअल
मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, उसकी कोई सेक्स रेशियो तो नहीं होगी ना, ठीक है। अब 60% ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल है, 40% मेल है, यही अपनी क्या है, सेक्स रेशियो है। पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। एक पॉपुलेशन है किसी भी गिवन टाइम पे, उसके अंदर इंडिविजुअल होंगे डिफरेंट एजेस के, ठीक है। हो सकता है 1 से 5 साल के एज के अंदर आता है, एक 20 से 25 साल के एज के अंदर आता है, डिफरेंट डिफरेंट एजेस होंगी पॉपुलेशन में। जितने भी इंसान होंगे उनकी ये थोड़ा ना कि हर एक बंदे की एज सेम होगी, हर एक बंदे की एज अलग अलग होगी। उसको हम किस में डालेंगे, एज पिरामिड में, ठीक है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एज पिरामिड। अगर एजेस को हम डालें तो क्या बनता है, एक एज पिरामिड बनता है। एक ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। देखो ये हमारा होते हैं एज पिरामिड। एक तो मैं आपको सबसे पहले इसको अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिंग एज के लोग होते हैं। प्री रिप्रोडक्टिंग मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी रिप्रोडक्टिव नहीं हुए, अभी होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव, फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव जो अभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर आएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि पहले रिप्रोडक्शन कर सकते थे, अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हमारे आने वाली जनरेशन में जो रिप्रोडक्टिव लोग हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिंग ग्राफ बनता है, ठीक है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हों। और अगर हमारे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लोग सेम हों तो स्टेबल ग्राफ बनता है। अप्रॉक्सीमेटली देखिए आप ध्यान से, सेम हो तो वो क्या बनता है, स्टेबल ग्राफ बनता है, ठीक है। जो एक्सपेंडिंग ग्राफ होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो स्टेबल ग्राफ होता है वो बेल शेप का होता है, ठीक है। और अगर हमारे प्री रिप्रोडक्टिव कम हो, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हो तो क्या बनता है, डिक्लाइनिंग ग्राफ बनता है जिसकी शेप होती है अर्न शेप्ड, ओके। The size of population tells us a lot about its status of the habitat. Whatever ecological processes we wish to investigate in a population be if the outcome of the competition with another species. ठीक है, the impact of the predator or the effect of pesticide application, we always evaluate them in the terms of any change in the population size. ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं मेजरली। द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन हमें काफ़ी कुछ बताती है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। उसका मतलब है कि हमें एक पॉपुलेशन का साइज़ काफ़ी कुछ बताता है कि कितने लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, हैबिटेट कौन से हैबिटेट में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक ह्यूमन मतलब इंडिया में कितने लोग रहते हैं, 1.5 बिलियन, ये हमें बता रहे कि पर्टिकुलरली इंडिया में भी कितने लोग मौजूद हैं। 1.5 बिलियन लोग अभी रह रहे हैं इंडिया में, ये हमें पॉपुलेशन डेंसिटी बताती है, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊँ, मैं एक ग्रास लैंड में 500 पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, ठीक है, और ओनली 1 बनियान ट्री रहता है, तो हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि 500 पार्थेनियम जो है वो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एट्रीब्यूट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इधर नंबर नहीं होता है, इधर उसको बायोमास या फिर जितना वो परसेंटेज एरिया कवर करता है वो बेटर क्राइटेरिया माना जाता है। अब पार्थेनियम ग्रास, छोटी छोटी ग्रास का क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम बनियान ट्री के साथ, इतना बड़ा बड़ा बनियान ट्री होता है, उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। लोगों के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, पर हम किसी अलग अलग स्पीशीज़ का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अलग अलग स्पीशीज़ का कंपैरिजन करना है तो उसके अंदर क्या होता है, बायोमास को अच्छा क्राइटेरिया माना जाता है कि हाँ परसेंटेज बायोमास जो कवर करे को बनियान ट्री वो ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, पार्थेनियम ग्रास से वो ज़्यादा कवर करेगा।
ठीक है। अब साइबेरियन क्रेन्स जो है वो भरतपुर में हर साल आती हैं, वो <10 साइबेरियन क्रेन्स आती है। और लार्ज की बात करें तो मिलियन ऑफ क्लामाइडोमोनास पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। अब 10 से कम और मिलियंस कोई कंपैरिजन नहीं है, हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो बायोमास का कम कवर कर रही है, तो हम इसके साथ एक दूसरे की स्पीशीज़ के साथ ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बार रीड करके मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। शेयर अब नहीं हो सकता, अब होगा, देखा। सबसे पहले यहाँ पे भी वही लिखा है कि एक पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन हमें बताता है कि कौन सी जगह पे कौन लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन विद इफ द आउटकम ऑफ कंपटीशन विद अनदर स्पीशीज। अगर हमें अपने साथ तो कंपैरिजन करना हो तो हम एक सिमिलर स्पीशीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं, बट अलग अलग स्पीशीज़ का कंपैरिजन नहीं कर सकते। द इम्पैक्ट ऑफ द प्रेडेटर और द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन वी ऑलवेज इवेलुएट इन द टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन पॉपुलेशन साइज। द इन नेचर कुड बी एज लो एज, हो सकता है कम, 10 से कम हो किसी की जनता पॉपुलेशन 10 से कम हो, ठीक है, जैसे साइबेरियन क्रेन्स इन भरतपुर वेटलैंड्स में। और हो सकता है मिलियंस तक हो, जैसे क्लामाइडोमोनास इन पॉन्ड्स की बात कर ले। पॉपुलेशन डेंसिटी टेक्निकली जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, पॉपुलेशन साइज जिनको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जिसको एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। नीड्स नॉट नेसेसरी मेजर इन नंबर्स ओनली, ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ नंबर में ही मेजर किया जाए। ऑल्थो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए नंबर में, पर सम केसेस में मीनिंगलेस हो जाता है। एक एरिया में 200 कैरेट प्रेजेंट है, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस प्रेजेंट है, बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियान ट्री प्रेजेंट है लार्ज कनॉपी में, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम उसको कंपैरिजन कर सकते कहाँ लो रिलेटिव ऑफ अ कैरेट ग्रास अमाउंट्स टू अंडर एस्टिमेट द एनॉर्मस पावर। ये देखो छोटी छोटी कैरेट ग्रास कहाँ बनियान के साथ कंपटीशन कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी ना। इन सच केसेस में बायोमास को ही मीनिंगफुल मेजर माना जाता है पॉपुलेशन साइज को मेजर करने के लिए। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन ईजिली अडॉप्टेबल मेजर इफ़ द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और काउंटिंग इम्पॉसिबल है या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप क्या करते हो, आपके पास डेंस लाइब्रेरी है, आप कल्चर करते हो बैक्टीरिया में, पेट्री डिश में, व्हाट इज़ द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी। समटाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आपको पता है इतने सारे लोग, हम आप कह थोड़ी ना सकते हो कि एक पॉन्ड में आप 200 मिलियन समथिंग क्लोमाइडोमोनास को एक एक को गिनने चले जाओ, इज़ दिस पॉसिबल। एक बड़ा सारा तालाब है, उसके अंदर आप मछलियाँ गिनने चले जाओ, इज़ दिस नॉट पॉसिबल ना। तो इसके लिए हम कोई और क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, एक आपको पता है एक वो होती है पेट्री डिश होती है, उसके अंदर बैक्टीरियल कॉलोनी, जिसके आपको पता है 1 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। हम एक तुक्का मार के ले लेते हैं इसमें, ठीक है। आपने एक पॉन्ड लिया, उसके अंदर आपने एक 1% एरिया में मछलियाँ गिन, लेके 1% एरिया में आपकी कुछ 50 मछलियाँ हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से। 1% एरिया में 500 मछलियाँ हैं, तो आपको 100% से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 50,000 मछलियाँ टोटल में आ जाएंगी। अब टाइगर सेंसस भी ऐसे यूज़ होते थे, टाइगर सेंसस में ऐसे थोड़ी ना कर सकते, टाइगर की पॉपुलेशन हमें गिननी हो तो एक एक जाके टाइगर हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम टाइगर को गिनने जाए तो हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम उनके पग मार्क्स या फिर फेसल पैलेट काउंट से ही हम उनको गिन लेते थे टाइगर को, ठीक है। फॉर अ सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज़ नो नीड तो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें रिलेटिव डेंसिटी मानी जाती है, ठीक है। सर्व द पर्पस इक्वली वेल, फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। एक एरिया में कितनी मछलियां हैं वो 100% से मल्टीप्लाई करके -% एरिया में कितनी मछलियाँ, उसको हम देख के भी बता सकते हैं कि पूरे तालाब में ऑलमोस्ट कितनी मछलियाँ होंगी। वी आर मोस्टली obliged टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दैम और सीइंग दैम। टाइगर सेंसस में हम उनके जैसे नेशनल पार्क में हमें गिनने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके पग मार्क से या फिर फेसल पैलेट से उनके गिनते हैं। दूसरा होता है पॉपुलेशन ग्रोथ।
देखिए चैप्टर ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसे होती है। पॉपुलेशन में ग्रोथ, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक साइज ऑफ अ पॉपुलेशन एक किसी भी स्पीशीज़ का एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता, ठीक है। इट कीप्स, वो हर एक कारण से वो चेंज होता रहता है वेरियस फैक्टर्स के कारण, जैसे फूड की अवेलेबिलिटी हो गई, फूड पॉपुलेशन हो गया, प्रेडेशन, प्रेशर, वेदर, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हो इससे कि एक पॉपुलेशन है, आप देखो तो पिछले कई सालों में पॉपुलेशन देखो इंडिया की, और अभी देखो पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। एक पॉपुलेशन में इमिग्रेशन मतलब कोई हो सकता है बाहर से, फॉरेन से इंडिया है, कोई हो सकता है इंडिया से कोई फॉरेन जाए, किसी कारण से जाए कि यहाँ पे कोई फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, बाहर फूड अवेलेबिलिटी अच्छी है, इसके कारण वो बाहर फॉरेन में सेटल होना चाहे, ठीक है। एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी आपको बताया, प्रीडेशन प्रेशर बताया, प्रीडेशन प्रेशर मतलब जान पे खतरा, एडवर्स वेदर बताया। इट इज़ दिस जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज करता है, गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। वेदर इट इज़ फ्लॉरिशिंग मतलब हो सकता है कि वेदर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही हो, कम हो रही हो पॉपुलेशन, और हो सकता है कि पॉपुलेशन गुड डेंसिटी गिवन गुड पॉपुलेशन गुड वेदर के कारण, हैबिटेट के कारण, अच्छे हैबिटेट के कारण बढ़ रही हो पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले आप ये वाला जो चार्ट गिवन है उसको समझो। पहला होता है पॉपुलेशन डेंसिटी में, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव और एक आ रहा है नेगेटिव चार्ज, आप ध्यान से देख सकते हो। नेटिलिटी का मतलब क्या होता है? नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ। अगर कोई जन्म ले रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर कोई बाहर से इंडिया आ रहा है, बाहर से किसी पर्टिकुलर एरिया में, हम कोई गांव की एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये कोई गांव है, ठीक है। इस विलेज में कुछ पॉपुलेशन 100 की है, ठीक है। इसमें 4 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, और कुछ 6 लोग बाहर से घूम के गाँव आए, वापस आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन बढ़ा दी, 110 होगी पॉपुलेशन। पर उसी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, इमिग्रेशन मतलब गांव से बाहर जाना, ठीक है, बाहर को ट्रैवल करना, कुछ 5 लोगों की डेथ हो गई, 105 लोग हो गए, और कुछ 3 लोगों ने गांव छोड़ दिया, ठीक है। तो 102 बच गए लोग गांव में, ठीक है। तो वैसे ही कुछ फैक्टर्स ये होते हैं, फैक्टर्स जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं पॉपुलेशन को, मतलब पॉपुलेशन के अंदर डेंसिटी ऐड करवाते हैं। मोर्टालिटी और इमिग्रेशन क्या कहते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं पॉपुलेशन को, जिसमें से मतलब कई लोग गांव से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नेटैलिटी और नेटैलिटी और इमिग्रेशन क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और मोर्टालिटी और एमिग्रेशन क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। नेटैलिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन डैट आर एडेड टू अ इनिशियल डेंसिटी। मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है। एक पीरियड, गिवन पीरियड में ही पॉपुलेशन कवर होती है कि 2015 से लेकर 2016 तक इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। 2020 से लेकर 2021 तक इतनी पॉपुलेशन थी, और नंबर ऑफ 2020 और 21 के बीच में कितनी डेथ हुई, उन्होंने कितनी पॉपुलेशन कम की, उसको मोर्टालिटी रेट कहते हैं। इमिग्रेशन, यहाँ से कौन बाहर से कौन अंदर आया, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज डैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन। एमिग्रेशन, यहाँ से कोई बाहर गया, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसीडरेशन। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है कि आप कैसे
फाइनल पॉपुलेशन को निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, काला स्क्वायर, ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, दिस इज द फाइनल पॉपुलेशन, ठीक है। दिस इज द एंटी, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन, ठीक है। इनिशियल पहले वाली पॉपुलेशन से बर्थ प्लस इमिग्रेशन का रेट प्लस होकर और डेथ और इमिग्रेशन का रेट माइनस हो जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया गांव की 100 पॉपुलेशन थी पहले, उसमें ये प्लस हो जाएगा। बर्थ मैंने बताया था, कुछ और ले लेते वैल्यू, 5 का बर्थ हुआ, इमिग्रेशन हुई 7 लोगों की, 5 + 7 कितने हो गए, ठीक है। तो 112 ऐड 112, 12 में से सपोज डेथ हुई, 4 लोगों की डेथ हो गई और बाहर 3 लोग चले गए, 7, 12 में से 7 माइनस कर दो तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा 5। तो 100 + 5 कर दो तो यू विल गेट 105 आपकी फाइनल पॉपुलेशन हो जाएगी। सो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। You can see from above equation that a population density will increase अगर डेथ अगर इंक्रीज होगी अगर बर्थ जो है और नंबर ऑफ़ इमिग्रेशन ज़्यादा होंगे, B+I ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ डेथ प्लस नंबर ऑफ़ एमिग्रेशन से ज़्यादा। एक नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल कंडीशन में जैसे एक बसा बसाया गांव है, वहाँ पे आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाएंगे कि बर्थ और डेथ रेट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, ठीक है। पर अगर एक कोई नया गांव है, नया अभी बसा ही है गांव, ठीक है, अगर उसके अंदर जो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स एज्यूमिंग इम्पोर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस के अंदर, अगर एक न्यू हैबिटेट बना है, ठीक है, उसके अंदर इमिग्रेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगी टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द बर्थ रेट्स, ठीक है। आई होप सो आपको अभी तक ये वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ठीक है। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का ग्रोथ जो कि with times show any specific and predictable pattern. We have been concerned about unbridled human population growth and population created by it in our country. It is therefore natural for us to be curious if different animal population nature behave the same way as shows some restraints and growth. Perhaps we have to learn a lesson or two from nature on how to control पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसमें उन्होंने सिंपली कहा है कि आपको पता हो पॉपुलेशन जैसे बढ़ती जा रही है तो आपको लाइक जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन आपने देखा होगा कि इंक्रीज़ हो रही है, काफ़ी टाइम से इंक्रीज़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन हमारी, स्पेशली हमारी कंट्री में, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने कुछ कहा कि क्या ऐसा एनिमल्स के केस में भी होता है या फिर कोई बैक्टीरियल के केस में भी ऐसा होता है कि पॉपुलेशन अचानक से ही ग्रो करती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने फैक्टर्स के लिए हमें 2 ग्रोथ के मॉडल्स दिए हैं, पैरामीटर्स दिए ग्रोथ के मॉडल। एक तो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल सिंपली ऐसा ग्रोथ मॉडल होता है जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, नॉट इन द केस ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स, बट वी कैन मेक इट पॉसिबल इन द केस ऑफ अ बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया को अनलिमिटेड फूड सप्लाई, अनलिमिटेड एरिया, ठीक है, मतलब रहने के लिए अनलिमिटेड फूड का सप्लाई देंगे तो सिर्फ बैक्टीरिया के पास एक ही काम रहेगा कि वो अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करेगा। तो उसकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगी, मतलब उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे एक कुछ टाइम में हमने उसको दिया तो पहले क्या थी, ठीक है। और दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि
लॉजिकल माइंड से हम देखें तो डैट इज़ अ करेक्ट पैरामीटर। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, एक लिमिटेड फूड सप्लाई होता है, जो कि जैसे अभी बायोस्फीयर में रह रहे हैं, इसमें हम नेचर में रह रहे हैं, वहाँ पे नेचर हमें ये अनलिमिटेड स्टॉक नहीं देता है किसी भी चीज़ का, नॉट एन अनलिमिटेड फूड, नॉट एन अनलिमिटेड एरिया, और कुछ भी ऐसा नहीं देता है। हमें सब कुछ लिमिटेड मिलता है, तो वही मेन होगा कि लिमिटेड में। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, आप ग्रोथ कर रहे हो, किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और वो ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। और लॉजिस्टिक में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसका एक आएगा, एक ऐसा फेस आएगा, पीक आएगी, जिसके बाद वो डिक्रीज करनी शुरू कर देगी या फिर इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अब मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ के बताती हूँ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, रिसोर्स, फूड एंड स्पेस क्या होती है, अवेलेबिलिटी होती है एसेंशियल, और ऐसे इतना मतलब दिया जाता है फूड की आप ग्रोथ कराने के, लाइक अनलिमिटेड ग्रोथ कराने के लिए, इट्स लाइक ओके। व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट, एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए गए हैं, तो स्पीशीज़ के पास एबिलिटी है कि अपनी सभी पोटेंशियल ग्रो इन नंबर में, ability to realize full its innate potential to grow in numbers। सिर्फ पोटेंशियल सभी, अगर किसी को अनलिमिटेड सोर्स दिए जाए, ठीक है, और उसको बोला जाए कि तुम्हें मैं हर रोज़ अच्छे से अच्छा खाना दूंगा, अच्छे से अच्छा वाईफाई दूंगा अनलिमिटेड, एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, उसको क्या करना है, बस रिप्रोड्यूस करवाना है, तो अब वो तो रिप्रोड्यूस करेगा ऑफ कोर्स, तो वो ग्रो इन नंबर करेगा। वैसे हमने बैक्टीरिया को ऑफर किया कि आपको मैं बोल के नहीं, उसको अनलिमिटेड फूड सप्लाई दे दिया, तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा नंबर में। Darwin observed while developing the theory of natural selection then the population grows in an exponential geometric fashion. If in a population of size n है, birth rate not a total number but per capita birth are represented by B, and death rates again per capita death rate is D. Then the increase or decrease in n during a unit time period T, dn by dt will be। हेलो, बीच में वॉइस चली गई थी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ठीक है। हमारे पास कोई फॉर्मूला आता है, डेट इज़ डी एन बाई डी टी बी माइनस डी इंटू एन, जिसमें डी एन बाई डी टी हमने डी को बर्थ रेट से डिनोट किया है, डेथ रेट को डी से डिनोट किया है, बर्थ रेट को बी से, और एन इज इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड को हमने इससे किया है। एन इज अ पॉपुलेशन, ठीक है। आर इन दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में आर देख सकते हो, डेट बी माइनस डी को हमने आर, ठीक है, पी माइनस डी को हमने आर से डिनोट किया है। आर इन दिस इक्वेशन को हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर chosen for assessing impacts of any biotic or factor or a population growth। dn by dt is equals to b minus d, b minus d इंटू एन, बी माइनस डी को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास आखिरी जो लास्ट फॉर्मूला आया है बन के, डेट इज डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन, ठीक है। आर मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। टू गिव अस सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज़, ठीक है। नॉर्वे रैट की आर की वैल्यू कितनी थी, बी माइनस डी 0.015 नॉर्वे रैट की, और फ्लोरल बीटल की होती है 0.12 इन 1981, और आर की वैल्यू होती है ह्यूमन पॉपुलेशन में, डेट इज 0.0205। Find out the current R value for calculating it, need to know the birth rate और death rate। अगर आपको R वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको बर्थ रेट और डेथ रेट चाहिए होंगी R के केस में, और अगर आप न्यू R की वैल्यू निकाल सकते हो। The above equation describe the exponential or geometric growth pattern of the population। ये देखिए,
एक हमारा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ, और ये जो जे वाला शेप का है ना ग्राफ, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होता है। ठीक है, उसका जे शेप मतलब अगर पॉपुलेशन की अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ में अगर पॉपुलेशन ग्रो करनी शुरू हुई तो ग्रो करती गई, बट एक्सपोनेंशियल नाम ही एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये एक सोचा समझा एक लाइक इमेजिनेशन टाइप है कि जो कि बैक्टीरियल के केस में ही एप्लीकेबल है, नॉट इन द ह्यूमन केस। ठीक है, अपने लॉजिस्टिक ग्रोथ में इधर होती है डी एन। मैंने लॉजिस्टिक ग्रोथ आया नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं। हाँ अभी आना है, अच्छा ओके फाइन। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेट इज डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। ठीक है, एक बार ग्राफ में और भी कुछ बताना है। अच्छा वो सच उसके साथ ओके ठीक है। अब and results in the J-shaped graph है when we plot n in the relation to the time. If you are familiar with the basic calculus, you can derive the integral form of the exponential. Integral form आप निकाल सकते हो, that is NOERT, जिसमें NT क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है आफ्टर टाइम t, N हो क्या है, टाइम जीरो के पास पॉपुलेशन डेंसिटी, R क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और E क्या है यार ये, ऑन द बेसिक ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ई जो लॉगरिथम का बेसिक होता है जिसकी 2.71828 होती है। Any species growing exponential under unlimited resources condition can reach enormous population density in a short time. ठीक है, शॉर्ट टाइम में ही क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ अचानक से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चाहो तो आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होगी, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज़ इन नेचर के पास कोई भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ परमिट नहीं करती। इस दिस लेड्स टू कंपटीशन बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज है तो कंपटीशन भी होगा। ठीक है, द फिटेस्ट इंडिविजुअल हमेशा सर्वाइव कर देता है और रिप्रोड्यूस करता है। द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट and introduce various restraints with the view to limit human population growth. In nature हमारे पास एक given habitat के पास एक enough resources होते हैं तो maximum possible numbers तक, beyond which is no further growth is possible. एक maximum possible number तक हमारे पास limited resources होते हैं, उसके बाद resources ख़त्म हो जाते तो फिर भी आगे कोई growth नहीं कर सकता. Let us call this limit as a nature's carrying capacity K. कि ये हमारी लिमिट, जिसको हमने बोला लिमिट ख़त्म हो जाती है, मतलब इसकी नेचर की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि एक बैग होता है कि उसके अंदर हम कितना सामान डाल सकते हैं, वैसे एक नेचर होता है, वैसे भी नेचर के अंदर कितने लोग सर्वाइव कर सकते हैं, उसको हम नेचर कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली एक लैग फेज शो करती है, मतलब जिसमें ग्रो करती है, फॉलोड बाय फेसेस ऑफ एक्सलरेशन। इसका ग्राफ नहीं दिया है कि सिंपली नो ओके, लैग फेज, फिर एक्सलरेशन, फिर डेक्लरेशन मतलब नीचे को, फाइनली एन असिम्पॉट व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी के की जितनी हो जाती है, अ प्लॉट ऑफ एन इन अ रिलेशन ऑफ टाइम टी रिजल्ट्स इन अ सिग्मॉइड कर्व। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्हल्स्ट-पर्ल logistic growth and is described by the following equation dn by dt r n k minus n by k। ठीक है, जिसमें n पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t के लिए, r इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज, k कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, since resources of the population for most animal populations are finite and become limited sooner or later, the logistic model is considered the more realistic one। ठीक है, गैदर द गवर्नमेंट सेंसस, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस
और उसके बाद पॉपुलेशन, ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है, सो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो भी मैं आज ही डाल दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑफ दिस NCERT लाइन बाय लाइन पार्ट 1 ऑफ दिस और चैप्टर, अमेजिंग चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, और इफ़ यू लाइक द वीडियो, please comment and share your feedback with me so that I can improve the quality of my content. Thank you so much, guys. Keep studying.